नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए, पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच गए हैं जुडिशियल रिव्यू वाले चैप्टर पे। जुडिशियल रिव्यू में आज देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या है ये और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो मार्बरी वर्सेस मेडिसन करके केस आया था 1803 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। जॉन मार्शल उस समय पे चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हुआ करते थे। तो इनकी अध्यक्षता में इस चीज़ की पहल की जाती है जुडिशियल रिव्यू की, कि जुडिशियल रिव्यू किसी चीज़ का हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू जानने से पहले मैं आपको ले चलूँगा थोड़ा सा बैक फंडामेंटल राइट्स की तरफ। फंडामेंटल राइट्स से इसका बहुत बड़ा लिंक है, डायरेक्ट लिंक निकल के आता है। पहले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं और वहाँ से कैसे निकल के आया जुडिशियल रिव्यू। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो जुडिशियल रिव्यू का देखेंगे कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12, अब आप कहेंगे आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन हमें अधिकार कहाँ मिले हैं आपको अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो हमें ये लगता है कि आर्टिकल 14 से हमारे फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं, लेकिन हैं 12 से 35 तक। ठीक है, पार्ट थर्ड में। तो सबसे पहले हम पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 से 35 पे नज़र डालते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है उसमें क्या है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ये बताता है कि स्टेट क्या है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आप स्टेट के, अगर स्टेट आपसे कुछ कहता है तो आप स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। फंडामेंटल राइट में सीधे सीधे यही दिया हुआ है। तो हम आर्टिकल 12 देखेंगे सबसे पहले, स्टेट की डेफिनेशन में क्या कहता है। तो आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को कैसे डिफाइन करता है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी स्टेट में आएंगे। स्टेट की डेफिनेशन दी है इन्होंने। इंडियन गवर्नमेंट भी स्टेट में आएगी। इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये भी स्टेट में आएंगे। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी स्टेट में ही आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई आपकी, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर निगम, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, सब कुछ स्टेट में ही आएगा। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में साफ साफ दिया हुआ है। और जहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सब स्टेट में आएगा। लॉ कमीशन, नार्कोटिक्स ब्यूरो, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशनल कमीशन, आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल और CBI, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, लोकायुक्ता, ये सब कुछ, ये सब कुछ किस में आएगा, स्टेट में आएगा। इनमें से कोई सी भी अथॉरिटी अगर आपके साथ कुछ आपके फंडामेंटल राइट हनन करने का प्रयास करती है तो आप सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आपके साथ स्टेट ने ऐसा किया है। स्टेट का मतलब क्या है, ये सब कुछ दे दिया आर्टिकल 12 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है वो साफ साफ नेगेटिव लॉ की डेफिनेशन देता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं इट डिफाइंस द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ये बताता है कि क्या चीज़ लॉ नहीं होनी चाहिए। ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर एंड द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द दिस पार्ट शैल बी द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी विल बी वॉइड। ये साफ साफ कह रहा है कोई ऐसा अगर कानून होगा जो पार्ट थर्ड को वायलेट कर रहा होगा, इट मीन्स इट विल बी वॉइड। इसको डिसमिस कर दिया जाएगा। कौन इसको वॉइड साबित कर देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई सा भी कानून जो पार्ट थर्ड को उसे क्या बोलते हैं, काउंटर कर रहा होगा, उसको वॉइड कर देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका अगला क्लॉज साफ साफ कहता है कि स्टेट ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकता जो इस पार्ट को वॉयलेट करे, जो फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन के छीने या वॉयलेट करने की कोशिश करे। ऐसा कोई कानून उस पार्लियामेंट बना ही नहीं सकता। अब यहाँ पे आया एक उसे क्या बोलते हैं, उसे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट फंसा दोनों के बीच में, और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि आगे चल के कई सारे केसेस आए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट का क्या आया कि आर्टिकल 13 बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब आप कहेंगे आर्टिकल 13 जो है वो
क्या आर्टिकल 368 को वॉयलेट करता है? क्योंकि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 एक तरफ कह रहा है कि ऐसा कोई सा भी कानून स्टेट नहीं बना सकता जो स्टेट को जो उससे क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट को छीने। आर्टिकल 13 साफ साफ ये बात कह रहा है कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो कि आप किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा हो या इस पार्ट थर्ड के अगेंस्ट हो। अब दूसरी तरफ आर्टिकल 368 जो है वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है। तो क्या ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? अब यार ये मैं कौन होता हूँ बोलने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इसका डिसीजन मिला 1973 में जब आया निकल के केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस में बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर की फंडामेंटल राइट भी अमेंड किए जा सकते हैं बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। तो जो आर्टिकल 13 और 12 है ये एक तरीके से इस यहाँ से निकल के आती, ये एक्सप्लेनेशन है एक तरीके से आप कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है? फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 12 और 13 से। आर्टिकल 12 और 13 से निकल के जो आता है, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है, आर्टिकल 13 कहता है कि आप वॉयलेट नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट को, कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते, स्टेट ऐसा कोई सा भी लॉ नहीं बना सकता जो कि किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को हनन पहुंचाए या पार्ट थर्ड को नुकसान पहुंचाए। अब यहाँ इन दोनों को मिला के बनता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से निकल के आती है। अब मकसद दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट का आया मैटर, 368 जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पार्लियामेंट चाहे तो कोई सा भी रूल बना सकती है। तो इसको काउंटर करने के लिए निकल के आया केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस जो कि 1973 में निकल के आया, जिसने कॉन्सेप्ट दिया कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी एडिट कर सकती है, कुछ भी अमेंड कर सकती है बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। जो मूल ढांचा है संविधान का वो डैमेज नहीं होना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहां से निकल के आता है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। अब क्या था, अब आया 9th शेड्यूल की बारी आई। 9th शेड्यूल क्या था? 9th शेड्यूल उससे क्या बोलते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसमें बोला गया था कुछ लॉज जो होंगे वो इसमें डाल दिए जाएंगे। इसमें जमींदारी प्रथा को अबोलिश करने के बेसिकली लॉ डाले गए थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड। इसमें बोला गया जो इसमें डाल दिए गए इनको अमेंड नहीं किया जा सकता, मतलब इन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा बोला गया। लेकिन 2000 स्टार्टिंग में इस 9th शेड्यूल में केवल 13 एक्ट डाले गए थे। लेकिन अगर हम अभी देखें 2016 तक, अगर हम देखें इसको, ये 2016 तक का डेटा है हमारे पास जो कि लक्ष्मीकांत में डिफाइन है, 282 ऐसे एक्ट हैं जिनको 9th शेड्यूल में डाला जा चुका है। लेकिन निकल के आता है 2007 में केस IR कोहेलो केस, जो कहता है कि अब भैया ये भी आ गया जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। 2007 का जो IR कोहेलो केस था, इसने साफ साफ बोल दिया ये जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे रखी है इस शेड्यूल को, ये बिल्कुल हटा दी जाएगी। अब क्या होगा, जो 9th शेड्यूल है जिसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने कानून डाले गए हैं वो सारे जो हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से निकल के आया? 1973 के केस केशवानंदा भारती के केस से। और बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करने वाला एक कानून और अभी नल एंड वॉइड साबित किया गया, जो कि था NJAC एक्ट, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 99th अमेंडमेंट एक्ट। इसको भी क्या किया गया? नल एंड वॉइड कर दिया गया 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या बोला गया? एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए जुडिशरी को के मामलों में इंटरफेयर करने के लिए। यहाँ एग्जीक्यूटिव आ रहा है, ये सीधे उसे क्या बोलते हैं हमारे फंडामेंटल राइट का हनन है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। सो इस वजह से ये है नल एंड वॉइड होता है 99th अमेंडमेंट एक्ट। अब हम इसके स्कोप के बारे में देखेंगे और इसके फ़ायदे के बारे में। फ़ायदा इसका सबसे बड़ा यही है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखना, पहली चीज़ तो, और एक फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को मेंटेन रखना। सबसे मेन जो दो इसकी वैल्यू हैं, दो वर्क हैं ये जुडिशियल रिव्यू के यही हैं कि और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना एक
एक तरीके से फंडामेंटल राइट पे कोई आँच ना आ जाए, उसको प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटेड डिफेंडर एंड गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये डिफेंड कैसे करता है यहाँ पे? जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को। तो ये था। और हाँ, ये अथॉरिटी जुडिशियल रिव्यू की किस किस के पास है? ये सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के पास है। जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के पास है। अब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा है, हाई कोर्ट के पास केवल स्टेट लेवल का है। स्टेट लेवल के मैटर जो है वो हाई कोर्ट देख सकता है। तो ये था आपका जुडिशियल रिव्यू वाला चैप्टर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, बहुत जानकारी मिली हो। अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण बनाने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।